प्रोफेसर रतन लाल सर, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय जो है वो विचारों की जननी होते हैं और जिन्होंने जनेऊ लीला शब्द को भी इजाद किया है। मैं बड़े ही आदर के साथ में प्रोफेसर रतन लाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज महान आंदोलन के अवसर पूर्व संध्या पर अपनी बातचीत को रखें। सर रतन लाल सर। शुक्रिया रजनीश और विमल जी, अनीता जी, संजीव और तमाम सारे साथी जो सुन रहे हैं फेसबुक पर, आप सबको जय हिंद। मुझे लगता है संजीव ने बहुत ही बुलेट तौर पे पूरी बातें समेट दी है और जो मौलिक बातें हैं वो बात यहाँ पे आ गई है और बहुत गुंजाइश नहीं है उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करें, ये बहुत जरूरी चीज है। जिस चावदार तालाब महाड़ में आज के वहां पे जो दलित होंगे, शायद वहां से जाकर ऐसे भी पानी नहीं पीते होंगे, बिस्लेरी पीते होंगे या आरओ लगाकर पानी पीते होंगे। वहां पर वो पानी पीने के लिए तकरीबन 13-14 साल संघर्ष करना पड़ा। 23-24 की बात संजीव ने की है और फाइनली ये बॉम्बे हाई कोर्ट में 1937 में डॉक्टर अंबेडकर की जीत हुई है। ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर और मुंबई हाई कोर्ट तक लड़ा गया। 13 बरस 14 बरस लगे पानी पीने के अधिकार को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज वहां के दलित भी आरओ और बिस्लेरी पी रहे होंगे, आरओ वाला पानी, रॉ पानी भी नहीं पी रहे होंगे। लेकिन इसका क्या सिंबलिज्म है, इसका प्रतीक क्या है? संजीव ने कहा पहले कि वो पानी सिर्फ नहीं था, वो पानी में कोई ऐसा असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण नहीं था कि वो पानी कोई पी लेता तो अजर अमर हो जाता, ऐसा था नहीं। उसके पहले भी दलित लोग जिंदा ही थे, पानी तो पी ही रहे थे। उसका पर्पस कुछ और था। तो इसलिए आज के संदर्भ में जो राजस्थान की घटना हुई है और उसमें दलित स्टाइलिश दिखता है, मैं अमीर नहीं हूं लेकिन दिल मेरा रॉयल है, ये लाइन था उसका। आज मैंने एक वीडियो अम्बेडकरनामा पे बनाया है, उसके बारे में हजारों लोग देख चुके हैं 2 घंटा। आज भी सोचिए कि एक दलित अगर अच्छा कपड़ा पहनता है, खाना खाता है, बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है, घोड़े पे चलता है, गॉगल्स लगाता है, तो आखिर किसके पेट में और क्यों मरोड़ उठ रहा है? सोसाइटी स्टैटिक नहीं है। जाहिर है कि 95 साल में परिस्थितियां बदली है और टेक्नोलॉजी ने और बहुत आसान कर दिया है विचारों के कम्युनिकेशन, आइडियाज हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन तब्दीली ये भी है कि उसी राजस्थान में हेलीकॉप्टर से दूल्हे जा रहे हैं शादी करने, बोले तुम अपनी घोड़ी अपने पास रखो, हम हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये तब्दीली। लेकिन जिस रफ्तार से ये तब्दीली होनी चाहिए थी वो रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी है। रेसिस्टेंस जाहिर है चल रहा है और ये जारी रहेगा बिकॉज जितने आपके अंबेडकर ने खुद लिखा है कि किसी हिंदू से पूछो कि उसके जीवन में अगर एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे मकान में रहना चाहता है, अपने अपने घर की दीवार, सड़क, दरवाजे सड़क की ओर खोलना चाहता है, अपने बच्चों का अच्छा नामकरण करता है या कोई प्राधिकार वाला पद लेता है, तो उस हिंदू को क्या समस्या है? तो हिंदू जवाब देगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो वो जड़ जो है धर्म में है, जो आपको आज भी देखना नहीं चाहता। 15 तारीख को हत्या हो गई है राजस्थान में स्टाइलिश दिखने की वजह से। तो इसकी जड़ें जो है कहीं और है। और संजीव ने वो बात मेंशन किया कि ये जो लड़ाई मार्च में शुरू हुआ था, 19-20 2 दिन का कार्यक्रम था वहां पर, और कुछ मैं स्टेटमेंट के जो भाषण के अंश है मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आखिर किस बात की लड़ाई थी। और ये जो आंदोलन हुआ भारत के इतिहास में, इस आंदोलन का वही महत्व है जो फ्रांस की क्रांति का महत्व था, 1789 का जो महत्व। क्योंकि अंबेडकर के आने से पहले बहुत समाज सुधारक हुए, उन्होंने समाज सुधार करने की कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने इस समस्या को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया, पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाई। ये सबसे सिग्निफिकेंट है
वो ये भी कहते हैं इसी आंदोलन में कि आप ये समझो कि कानून हो जाने से ये काफी नहीं, और आपको ये पूरे अधिकार संघर्ष करके लेने होंगे, जीतने होंगे। आज के कानून में तो बहुत कुछ है लिखा हुआ, कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये लाइन बकायदा, इसकी पृष्ठभूमि तो बड़ौदा में जब नौकरी करने गए थे उस समय बन चुकी थी। और ये जो कालाराम टेम्पल है, चाहे कविठा की घटना है, चाहे ये चावदार आंदोलन है, बेसिकली अम्बेडकर आइडियाज को टेस्ट कर रहे थे। जाति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 35-36 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसी भाषण में देखेंगे तो उसके बीजारोपण यहाँ पे चावदार आंदोलन में, महान आंदोलन में हो रहे हैं। इसलिए आज मैं उनके ओरिजिनल जो कोट्स है, मैं चाहता हूं कि उनके भाषण के कुछ कोट्स मैं आपको सुनाऊं। वो कहते हैं कि, और ये पूरा ऐसा आंदोलन बना दुनिया भर में, और भारत के तमाम नदी घाटी पहाड़ियों हर जगह इसकी ध्वनि सुनाई दी। वो कहते हैं पहला कारण क्या है कि हमारे जो गिरावट हुआ है वो अंग्रेजों को दोषी करार देते हैं। कहते हैं सैनिकरण किया, कि पहले हम लोग फौज में जाते थे, सूबेदार बनते थे, अफसर बनते थे, वहां मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, तमाम ये अधिकार थे, लेकिन हिंदुओं के सवर्णों के प्रभाव में आकर अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, और जो सेना में नौकरी करने से बंदिश लगा दी, स्कूल में पढ़ने से बंदिश लगा दी। ये तमाम बात कहते हैं अंग्रेजों ने, भीमा कोरे गांव का भी एक तरह संदर्भ यहाँ पे आ रहा है कि हमारे ताकत से अंग्रेजों ने पेशवा को हराया था, और उसी पेशवाई मानसिकता के प्रभाव में आकर उन्होंने हमारे नौकरी में एंट्री से बैन किया। आगे कहते हैं जब कि वो शुद्धिकरण की बात भी कर रहे हैं कि आखिर अस्पृश्यों को क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। लिखते हैं कि जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते तब तक स्थायी उन्नति नहीं हो सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए, और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता, मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अतः मैं आप सबसे ये चाहता हूं, ये मार्च के प्रोग्राम का भाषण का अंश है, मार्च। अतः मैं अब आपको चाहता हूं कि आप प्रतिज्ञा करें कि आप इस क्षण से सड़ा गला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प करें। हमारी आत्म उन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलंबन सीख जाएंगे, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें, उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को बताएं। तो ये एक सिंबल है जिसके थ्रू उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उस पानी में कोई अमृत नहीं था कि अमर हो जाता। इस लोगों को कैसे पॉलिटिसाइज करना है, आंदोलन करना सिखलाना है, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा था 1920 में। महानों के उस समय आप जानते होंगे, अम्बेडकर के राइटिंग्स पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इसमें अम्बेडकर को कई तरह के संघर्ष खुद ही करने पड़े। अस्पृश्यों में भी बहुत सारी जातियां रही, तो वहां मांग, महार, चमार, ये सब भी आपस में खटपट सब चलता रहता था, और अम्बेडकर पे तमाम तरह के आरोप लगते थे। पहला एड्रेस उन्होंने अपनी जाति सभा को ही किया, क्योंकि जाति अभी भी खंडित है। तो वो चाहते थे कि पहले महान को मोबिलाइज करें, ये मोबिलाइज करें, उससे किसी से भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन उन पे आरोप लगते थे कि वो अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे। उसका जवाब कई भाषणों में डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है कि किस किस जाति के लोग उनके टीम में शामिल है। सिर्फ तरकर के बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है जहां तक। तो महानों के सवाल पर उनके आत्मसम्मान को ललकारते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाषण में, और कहते हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक। उनसे भावुक होकर अनुरोध किया कि वे अपमानजनक दास्तापूर्ण परंपराओं को छोड़ दें, अपने वतनों को त्याग दें और कृषि कार्य के लिए वन भूमि का पता लगाएं। बहुत ही हृदय स्पर्शी आवाज में उन्होंने कहा, यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छी स्थिति में देखना नहीं चाहते तो माता पिता और जानवरों में कोई अंतर
नहीं होगा। कई तरह के संकल्प पारित किए गए और जिसमें संदीप ने जिसका जिक्र किया है, एक और संकल्प कि हिंदुओं से अपील की गई, वो सिर्फ अपने कम्युनिटी को एड्रेस नहीं कर रहे, जो सवर्ण हिंदू हैं उनसे भी अपील की गई थी कि अछूतों को अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता दें, उन्हें नौकरियों में लगाए, अपने मृत जानवर को खुद दफनाएं, और अंत में सरकार से भी अपील की गई कि वह अछूतों को विशेष कानून के द्वारा सड़ा गला मांस खाने से रोके, मध्य निर्देश लागू करके उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दें, दलित वर्गों के छात्रावासों को सहायता दें और स्थानीय निकायों को बोले संकल्प, बोले व्यक्ति थे जो विधान सभा में उन्होंने ये उठाया था महाड़ का मसला, को जीवंत वास्तविकता बनाने के लिए आदेश थे। जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सवर्ण लोगों ने भी आकर वहां पे एड्रेस किया था और सहायता का आश्वासन दिया था, लेकिन एक चीज को छोड़कर, वह अंतरजातीय विवाह के क्लॉज को छोड़कर बाकी चीजों पर उन्होंने सहायता का वादा किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्च का पूरा जो है नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से पूरा आंदोलन ये चल रहा था, और एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका विस्तार बड़ा और परिणाम बहुत ही दूरगामी था। ये एक तरीके से पानी खाली नहीं था, ये दास्ता विरोधी, ये जाति विरोधी और पुरोहितों के खिलाफ भी ये आंदोलन था। और खास तौर से यहाँ कोट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जब हिंदू से पूछो तो बड़ी बड़ी बातें डिंग हाँकता है कि हम जानवरों को भी नहीं मारते, सांप को भी नहीं छूते, मतलब दया करते हैं, करुणा की बात करते हैं। लेकिन ये आंदोलन ये कट्टरपंथी हिंदुओं, वर्णवादी, जातिवादी सोच की पोल खोल रहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये चिट्ठी बगाड़ते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहिष्णुता व्यवहार करता है, परंतु अपने ही सहधर्मियों, अपने ही अस्पृश्य भाइयों जो कि हिंदू धर्म को ही मानते हैं, उनको पानी नहीं पीने देता। और दिलचस्प यह है कि अस्पृश्यों के जानवर उस तालाब में जाकर पानी पी सकते थे, लेकिन अस्पृश्य वहां से पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए ये पूरा एक तरह से एक्सप्लोजन था। जो जातिवादी सोच है उसके ऊपर बड़ा धमाका था। आप सब पढ़ चुके हैं कि उसमें किस किस तरह से अफवाह फैली, वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, उसके बाद हमला हुआ, लगातार लोगों को पीटा गया, जो लौट रहे थे उनके गांव में संदेश भेजा गया कि ये जो आंदोलनकारी हैं अपने गांव जाए तो उनकी आप पिटाई करें। तमाम ये सब घटनाक्रम चल रहा था। 20 लोग घायल भी हुए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने एक लंबा एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर छापा था। और ये बात जरूर है कि वहां अस्पृश्यों की संख्या, जितने ये बदमाश लोग थे, गुंडे थे, उनसे कहीं ज्यादा थी। अगर थोड़ा सा भी संयम अगर खो देते अम्बेडकर और एक इशारा भी करते तो महाड़ में उस समय खून खराबा हो सकता था। लेकिन उन्होंने पूरा संयम बनाए रखा और अहिंसक तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाए रखा। यहाँ से पूरी जर्नी शुरू होती है और बॉम्बे क्रॉनिकल का पूरा रिपोर्ट है किस तरह अफवाह फैलाया गया। वो एक सप्ताह बाद बाबा साहब ये भी कहते हैं, वो गिरफ्तारियां होती हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि गैर हिंदू अधिकारी नहीं होता तो हमें न्याय नहीं होता, तो न्याय नहीं मिलता। जो 4 महीने अंग्रेज अधिकारी थे, 4 महीने की जो कठोर कारावास हुआ था गुंडों को, वो कह रहे हैं इस बात को कि अगर हिंदू होते तो हमें न्याय नहीं मिलता। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में दलित वर्ग का पहला बड़ा खुला सम्मेलन और उनका अपने नागरिक अधिकारों का दावा करने का पहला सार्वजनिक उद्यम संपन्न हुआ। महार आंदोलन का यह महत्व है। यह सम्मेलन भारत के इतिहास में पहली बड़ी तथा महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना थी। यह एक ऐसी घटना थी तो डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुनर्गठन की धारा को बदल दिया। लाखों जो सप्रेस्ड और दलित लोग अमानवीय व्यवहार से त्रस्त और मूक लोगों ने भारत के इतिहास में एक न्यू चैप्टर ऐड करता है इस आंदोलन के द्वारा। उन्होंने न केवल अपने चिरकालीन शिकायतों को व्यक्त किया, बल्कि स्वयं ओजस्वी तरीके से
उनके निवारण का भी जिम्मेदारी ली। खाली शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका कैसे रिजॉल्व होगा इसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने बकायदा ली। उन्होंने अब साहस जुटाया और बहादुरी के साथ खड़े होने और पारंपरिक व्यवहार समाप्त करने की उचित भावना भी दिखलाई। ये असर्ट कर रहा है, दलित असर्ट कर रहा है। आप सब जानते हैं कि अचूक दवा है गोबर पानी से और घी से शुद्धिकरण हुआ। इसके बाद पूरा प्रकरण चला, मार्च का आंदोलन जाके कल्मिनेट करता है फिर दिसंबर, जहां की मनुस्मृति जलाने की बात होती है। उस भाषण को अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा अंबेडकर की राइटिंग्स को आप पूरा देखेंगे, लगातार 2 दशक की राइटिंग को पूरा वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो जो उभर कर आ रहा है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का सवाल। सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी ये सेंट्रल पॉइंट है, अंबेडकर के दर्शन का सेंट्रल पॉइंट है। उन्होंने कई बार कहा है कि आरक्षण रहे न रहे, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी बरकरार न रहे। मेरी समझ ये बनती कि उनका पूरा जो आंदोलन है वो सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के सवाल को एड्रेस करता है। 25 दिसंबर वाले भाषण में चलिए, और कहते हैं उस समय दोनों में एक कॉन्टिन्यूटी कि यदि सवर्णों ने हमारे पानी पीने के अधिकार को स्वीकार कर लिया रहता तो ये सत्याग्रह करने की हमें जरूरत ही नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय पर सवर्ण हिंदू अपने रूप में जिद्दी हैं और वे सार्वजनिक तालाब जो मुसलमानों और अन्य गैर हिंदुओं सहित सभी जातियों के लिए खुले हैं का प्रयोग करने के दलित के अधिकार को मानने से इनकार करते हैं। विडंबना यह है यद्यपि तथाकथित अछूतों को या पशुओं को तालाब पर जाने दिया जाता है, पर अस्पृश्यों को जाने की मनाही है। हिंदुओं को उनकी मानवतावादी भावनाओं के लिए जाना जाता है और पशु जीवन के लिए उनकी चिंता लोक प्रसिद्ध है। कुछ वर्ग जहरीले रेप्टाइल्स तक को नहीं मारते। हिंदू बहुत से साधुओं और हृदय पुष्ट भिखारियों का भरण पोषण करते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि उनको भोजन और वस्त्र देकर तथा सुख साधनों का सेवन करने के बाद नगद धन देकर पुण्य प्राप्त करते हैं। हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल के बीच भेदभाव न करने का उपदेश देता है। और सवाल उठता है, ये आप नब्ज पकड़ रहे हैं कहाँ है? ये पानी का सवाल नहीं, नब्ज पकड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हिंदू समाज का। अभी तक हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की। अभी तक हिंदू फोल्ड में ही बात हो रही, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिएगा आप 1920 के आसपास से ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर अम्बेडकर का शुरू हो जाता है, जो बाद में जाके 56 में कन्वर्जन में कंप्लीट होता है। आगे कह रहे हैं कि हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल में भेद करने की न करने का उपदेश देती है। अब सवाल उठता है कि दान और मानवता की ऐसी परंपराएं इतना शानदार होने के बाद भी अपने साथी मनुष्यों के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और अनुचित व्यवहार क्यों करना चाहिए? और इसका सवाल का जवाब कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में ही इस सम्मेलन का वास्तविक महत्व नहीं है। इस सवाल ढूंढिए, इसी में सम्मेलन का महत्व नहीं है। कहते हैं कि हिंदू समाज जाति प्रथा के सांचे में स्थिर है, जिसमें सामाजिक वर्गीकरण के कारण एक जाति दूसरे जाति से नीचे है। इस प्रथा ने निहित स्वार्थ उत्पन्न किए हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उक्त प्रथा के परिणाम स्वरूप जो असमानताएं पैदा हुई हैं उसे बरकरार रखा जाए। तो मूंछ का जो सवाल है और बुलेट का सवाल है उसको इस तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखना है। कहते हैं कि तथाकथित हिंदू पंचम वर्णी अर्थात अस्पृश्य द्वारा सार्वजनिक तालाब का उपयोग करने के सख्त खिलाफ, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि यदि महार और अन्य लोग तालाब का उपयोग करेंगे तो उससे पानी खराब हो जाएगा या भाप बन जाएगा। मजाक भी कर रहे हैं कि अगर सब जानता है, ब्राह्मण भी जानता है कि अब पानी पी लगा तो कुछ नहीं होगा, बल्कि इसलिए वे विरोध करते हैं कि वे जाति की श्रेष्ठता को खोने से और सवर्ण हिंदुओं द्वारा तथा दलितों के बीच समानता हो जाने से डरते हैं।
पानी कुछ नहीं होगा। डर इस बात का जो हायरार्की है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका डर जाएगा। हम इस सत्याग्रह का आश्रय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि इस विशिष्ट तालाब के पानी में असाधारण गुण है, बल्कि नागरिकों और मानवों के रूप में अपने प्राकृतिक नेचुरल राइट्स स्थापित करने के लिए ऐसा कर यह संघर्ष ये बराबरी के झंडे को फहराने के लिए आयोजित किया गया है। और इस प्रकार यह इसका वही महत्व है जो 1789 में आयोजित नेशनल असेंबली का महत्व है, फ्रांस की नेशनल असेंबली का। कहते हैं कि हमारे सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नागरिक और आर्थिक मामलों में समान उपलब्धि का है। हम प्रकट रूप से जाति के कठोर सांचे को तोड़ना चाहते हैं। वो फंडामेंटल बीमारी का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा को छोड़कर केवल अस्पृश्यता उन्मूलन से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जाति प्रथा में अंतर्निहित असमानताओं के उन्मूलन की कोशिश की जाए, किए बिना केवल अस्पृश्यता उन्मूलन का उद्देश्य बहुत छोटा है। कि अगर पंचम वर्ण आप खत्म कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि असफलता नहीं बल्कि छोटा उद्देश्य अपराध है। हम इस बुराई की जड़ों तक जांच करें और हम अपने दर्द का कम से कम करने वाली बातों से संतुष्ट नहीं हो। यदि बीमारी का ठीक तरह से निदान नहीं किया जाए तो उपचार व्यर्थ होगा। तो केवल छुआछूत खत्म करने और अंतरजातीय व्यवहार से कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अनटचेबिलिटी खत्म करके कहते हैं कि शूद्रों के कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिसको अभी ओबीसी के टर्म्स में समझते हैं, शूद्रों की कैटेगरी में डाल दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप शूद्र रहना पसंद करेंगे और वर्ण व्यवस्था में उनकी क्या पोजीशन है एवरीबॉडी नोज दैट। तो कहते हैं कि अस्पृश्यता खाली नहीं है, जाति का उन्मूलन जरूरी है। मुझे लगता है काफी कुछ मैंने बोल लिया है, बाकी लोग ही बोलेंगे। और सर बोल सकते हैं? नहीं, 20 मिनट बोल लिया। कहते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। जी जी। देखिए, गांधी की बात हुई थी। गांधी ने एक और बात कही थी जब पूना पैक्ट हो रहा था कि अम्बेडकर मुझे 5 वर्ष का टाइम दो, प्रायश्चित करना है। 5 वर्ष में अगर जाति नहीं खत्म हुआ तो ये अभी नहीं तो कभी नहीं। जब पूना पैक्ट हो रहा तो आज पूछा जाना चाहिए कि 70-75 साल हो गया है, गांधी ने तो 5 ही साल मांगा था। लेकिन जाति जब तक जाति जाएगी नहीं तब तक हेलीकॉप्टर का और जो मूंछ रखने का और स्मार्ट दिखने पे दलित की हत्या होती है या दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, ये हटेगी नहीं। और एक बात और मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं कि ये लड़ाई कानून खाली बन जाने से एक लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार लिखा है कि प्रथाएं बहुत प्रबल होती हैं, ट्रेडिशन, कस्टम वो कई बार इतना ज्यादा प्रबल होती हैं कि वो कानून पे भी भारी पड़ती है। कि सवर्ण बच्चों को घर से ही ट्रेनिंग दी जाती है, असमानता की ट्रेनिंग, इनइक्वालिटी की ट्रेनिंग, और वो कहा जनरेशन टू जनरेशन प्रथाओं के द्वारा वो आगे बढ़ती रहती है। तो कहते हैं कि प्रथाएं बहुत, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं तो कानून होते हुए भी आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सवाल है आज 95 साल होने जा रहे हैं और इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास क्यों समझा जाना चाहिए? क्योंकि आज तो स्थिति और बदतर है। डॉक्टर अंबेडकर का वही कोट कि अगर हिंदू होते न्यायालय में तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज हर जगह वही लोग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर जगह वही लोग हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप डेटा उठाकर देखिए, साल दर साल लगातार, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान में तो है ही, वहां फ्यूडल सोच ज्यादा हावी है। साल दर साल लगातार बदस्तूर जारी है दलितों के खिलाफ हिंसा। सरकार हमारी है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं कर रही उस तरीके से जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी।
चलते चलते 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है वो मैं अंतिम लाइन पंक्तियां में कोट कर देता हूं कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता और लागू करने वाले इंसान की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि संविधान कितना भी बुरा हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान अच्छा ही होगा। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसके लागू करने वाले लोग अगर बुरे हुए तो संविधान बुरा होगा। हम द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां राजनीतिक समानता तो है, एक वोट, लेकिन घोर द्वंद्व है, आर्थिक और सामाजिक विषमता है। अगर जल्दी इसको नहीं दूर किया गया तो इससे पीड़ित जनता जो है इस संसद में सुरंग बना देगी। डॉक्टर अम्बेडकर के कोट के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। शुक्रिया, थैंक यू।